गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी का यूनिट 1 लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे, जिससे आपको सारी जो है कंसेप्ट जो है सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अभी यूनिट 1 का जो टॉपिक चल रहा है वो है आर्ने के प्रकार। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, आरएनए के जो है मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। राइबोसोमल आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। मैंने आपको बताया था कि राइबोसोमल आरएनए जो है इसे राइबोसोमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राइबोसोम से संबंधित होता है। राइबोसोम जो है कोशिका के अंदर पाया जाने वाला वैसा कोशिकांग है जो झिल्ली रहित होता है। इसमें झिल्ली का आवरण क्या होता है, अनुपस्थित होता है और यह प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री या उद्योग कही जाती है, जिसमें क्या होता है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो चूंकि राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम से संबंधित है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि डीएनए जो है आपका यूकारियोटिक जो है ऑर्गेनिज्म जो है जिसे ससीम केंद्री कहते हैं, उसमें जो है राइबोसोमल आरएनए जो होता है एटीएस राइबोसोम पाया जाता है और एटीएस राइबोसोम में आरआरएनए जो है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। दूसरी चीजें मैंने बताई थी कि जो प्रोकारियोटिक आरएनए है राइबोसोम, प्रोकारियोटिक राइबोसोम जो 70S होता है, उसमें जो है 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का जो मैंने आरएनए बताया था वो होता है आपका ट्रांसफर आरएनए। और तीसरे प्रकार का जो मैंने आरएनए बताया था वो होता है मैसेंजर आरएनए या वाहक आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए जो है कुल आरएनए का लगभग 80% होता है और आपका ट्रांसफर आरएनए जो है कुल आरएनए का 10 से 15% होता है और आपका जो है मैसेंजर आरएनए जो है यह कुल आरएनए का 1 से 5% होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना आरएनए कौन सा होता है, राइबोसोमल आरएनए, उसके बाद आपका ट्रांसफर आरएनए, उसके बाद आपका मैसेंजर आरएनए। तो प्रोटीन निर्माण की क्रिया कहाँ हो रही है, आपका कोशिका आपका केंद्रक से बाहर हो रही है, जीव द्रव्य में हो रही है। और जहां जो है राइबोसोम जो होता है उसके साथ क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है, एसोसिएटेड होता है, उससे संबंधित होता है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफर आरएनए की संरचना के बारे में। होली ने एक क्लोवर लीफ प्रारूप दिया था ट्रांसफर आरएनए की संरचना के बारे में। उस ट्रांसफर आरएनए की संरचना के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ट्रांसफर आरएनए करता क्या है, ट्रांसफर आरएनए जो है एमिनो एसिड का स्थानांतरण करता है और एमिनो अम्ल जो है एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, आपका एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। उस पॉलीपेप्टाइड से क्या होता है, आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं ट्रांसफर आरएनए की संरचना के बारे में। तो ट्रांसफर आरएनए में कौन कौन से लूप होते हैं, ठीक है, और इसमें जो है प्रतिकूट कहाँ पाया जाता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 3 नाइट्रोजन युक्त क्षार की श्रृंखला या 3 नाइट्रोजन युक्त क्षार का क्रम जो एमआरएनए में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कूट कहते हैं। और 3 नाइट्रोजन युक्त क्षार का क्रम जो ट्रांसफर आरएनए में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकूट कहते हैं। अब कूट और प्रतिकूट के बीच जब पूरक क्षार का जोड़ा बनता है तब क्या होता है, एमिनो एसिड का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और ऐसे एक एक करके एमिनो एसिड क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। और स्थानांतरित होने के बाद जो है अब क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है और पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है और पॉलीपेप्टाइड जो है प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। तो हम देखते हैं ट्रांसफर आरएनए की संरचना के बारे में। इसे होली द्वारा दिया गया था, इसे क्लोवर लीफ मॉडल या क्लोवर लीफ प्रारूप कहते हैं। तो
जो सामान्य विधि है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से क्या होता है आपको प्रोटीन का निर्माण। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण। और आपको राइबोसोम भी समझना, दो इकाइयों की बनी होती है आपका राइबोसोम। एक है आपका राइबोसोम जहां प्रोटीन का संश्लेषण होगा, राइबोसोम। यहाँ क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण क्रिया होती है, राइबोसोम। और इसकी दो इकाई होती है राइबोसोम की, बड़ी इकाई है और छोटी इकाई है। लार्जर सबयूनिट कहा जाता है, बड़ी इकाई, और इसे छोटी इकाई कहते हैं, छोटी इकाई। फिर राइबोसोम है दो प्रकार का होता है, एटीएस जो दो इकाइयों का बना होता है, 60S प्लस 40S। बड़ी इकाई है 60S, एस क्या है? इकाई है, संयोजक इकाई है। और यहाँ दूसरा होता है 70S जो दो इकाइयों का बना होता है, 50S प्लस 30S। तो दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा। तो ट्रांसफर आरएनए की संरचना लूप होगा। यहाँ क्या होता है? आपको प्रतिकूल पाया जाता है, 3 छाता क्रम पाया जाता है, उसे क्या करते हैं? प्रतिकूल करते हैं। क्या होते हैं? प्रतिकूल। जो ये लूप जो है इसे हम कहते हैं T5CU, T5C लूप कहते हैं। ये होता है आपका DHU लूप, डाइहाइड्रोयूरेनिक, DHU। यहाँ नाइट्रोजन एक क्षार का जोड़ा होता है, क्रम होता है। ग्राही कहा जाता है, जहां पर CCA तो इसको ऊपर T5CU करते हैं। और यहाँ जो है सात जो है बेस पेयर BPG से करते हैं। ये नाइट्रोजन
इसको ग्राही कहा जाता है, ग्राही भुजा, ग्राही भुजा। अभी ये समझना है क्लोवर लीफ मॉडल प्रारूप, क्लोवर लीफ प्रारूप परीक्षाओं में से पूछे जाते हैं। क्लोवर लीफ जो प्रारूप है किससे संबंधित है, उसकी संरचना क्या है। तो क्लोवर लीफ प्रारूप जो है तो किसके द्वारा दिया गया था, हॉली के द्वारा दिया गया था, ट्रांसफर आदि की संरचना के द्वारा। इसके बारे में ट्रांसफर आदि की संरचना के द्वारा। अब आप ध्यान से देखें इस संरचना को, यहां जो है ये जो लूप है इसे T5C लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, T5C लूप। और ये लूप जो है, ये जो गोलाकार जो संरचना है, यहां आप देखें कि नाइट्रोजन युक्त क्षार का युग्म क्या होता है, अनुवर्तित होता है। नाइट्रोजन युक्त क्षार का जोड़ा क्या होता है, यहाँ नहीं बनता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जहां जहां भी लूप है यहाँ क्या है, नाइट्रोजन युक्त क्षार का जोड़ा क्या हो रहा है, आपका नहीं बनता। यहाँ भी नहीं है आपका नाइट्रोजन क्षार का युग्म, और यहाँ भी नाइट्रोजन युक्त क्षार का युग्म नहीं है। यहाँ जो फाई जो है स्यूडो यूरिडीन, स्यूडो यूरिडीन, यूरिडीन कुछ एमिनो होते हैं जो अप्राकृतिक होते हैं। आपको पता होगा कि प्राकृतिक एमिनो जो होते हैं, एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। स्यूडो यूरिडीन भी क्या है, एमिनो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। स्यूडो स्यूडो दूसरे एमिनो अम्ल से क्या होता है, इनका निर्माण स्यूडो यूरिडीन। और यहाँ डीएचए जो ग्रुप है, तो डीएचए का आपका पूरा नाम है डाइहाइड्रो यूरिडीन, डाइहाइड्रो यूरिडीन, यूरिडीन, डाइहाइड्रो यूरिडीन। तो डाइहाइड्रो यूरिडीन क्या है आपका जो अप्राकृतिक एमिनो अम्ल है। तो टी आगे की संरचना में कौन कौन सा अप्राकृतिक एमिनो अम्ल है, एक आपका स्यूडो यूरिडीन होता है, दूसरा होता है आपका डाइहाइड्रो यूरिडीन, एक तीसरा भी होता है जिसका नाम स्यूडो यूरिडीन और डाइहाइड्रो यूरिडीन। अब जो है ग्राही ऊर्जा करते हैं सीसी है। यहाँ ग्राही ऊर्जा जो है, यहाँ जो अंतिम छोर पर हाइड्रोक्सिल समूह होता है। कौन सा समूह होता है, हाइड्रोक्सिल समूह होता है, जिससे सीसी, जिसका जो है, जिसके अंदर में क्या होता है, 3 नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सीसी कहते हैं, ग्राही ऊर्जा कहते हैं। अब T5C जो है, एक ट्रांसफर आने में जो है राइबोसोम की बड़ी इकाई से जोड़ता है। ये क्या करता है, राइबोसोम को, जो लूप जो है, ये क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम से जोड़ता है, राइबोसोम से जोड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीएनए के निर्माण, प्रोटीन के निर्माण की क्रिया कहां हो रही है, आपके राइबोसोम में संपन्न हो रही है। तो झिल्ली रहित क्या होता है, कोशिका में होता है। तो ट्रांसफर आरएनए जो है T5C लूप के साथ क्या होता है, किससे जुड़ता है, राइबोसोम की बड़ी इकाई से आपका जुड़ता है। यहाँ जो डीएचए लूप है, यहाँ एमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेज एंजाइम क्या होता है, उपस्थित होता है। एमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेज, टीआरएनए सिंथेज। यहाँ क्या होता है आपका, यहाँ क्या होता है, प्रतिकूल होता है। याद रखिए, यहाँ क्या होता है कि नाइट्रोजन क्षार का युग्म जो होता है, इसे क्या कहते हैं, प्रतिकूल या एंटीकोडल, प्रतिकूल, इसे क्या कहते हैं, एंटीकोडल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीकोडल। अब क्या होता है, एंटीकोडल से जो है एमान को उपस्थित कोडन जो है वो क्या करता है, आपका
वो क्या करता है, पूरा क्षार बनाता है और आपकी श्रृंखला में क्या होता है, एमिनो एसिड का समापन होता है। तो एमिनो एसिड जो है एमाइनो एसिड डीआरएनए सिंथेज कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। हमेशा याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि एमाइनो एसिड डीआरएनए सिंथेज कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। तो एमिनो अम्ल जो है वो क्या होता है, एमिनो अम्ल का जो है सक्रियण जो होता है इसे एक्टिवेशन कहते हैं। तो इस एंजाइम के द्वारा क्या होता है, एमिनो अम्ल का सक्रियण, एमिनो अम्ल का एक्टिवेशन, एमिनो अम्ल का सक्रियण, एमिनो अम्ल का सक्रियण। तो एमिनो अम्ल का सक्रियण होता है एमाइनो एसिड डीआरएनए सिंथेज के द्वारा। तो जैसे ही आपका जो है यहाँ से एमिनो अम्ल जो है आपका कहाँ आता है, आपका एमिनो अम्ल आपका आता है इस आर में आता है, डीएचयू आपका ग्रुप में आता है। तो डीएचयू ग्रुप में क्या होता है, आपका यहाँ एमाइनो एसिड डीआरएनए सिंथेज आएंगे और एमाइनो एसिड डीआरएनए सिंथेज ये क्या करता है, इस एमिनो अम्ल को क्या करता है, एमिनो अम्ल को सक्रिय करता है और सक्रिय के बाद क्या करता है, एमिनो अम्ल का स्थानांतरण कहाँ होता है, एमिनो अम्ल का स्थानांतरण हो जाता है आपका ग्राही अम्ल, कहाँ हो जाता है, ग्राही अम्ल। तो ग्राही अम्ल क्या है, इसे सिरे पर जो है कौन सा आता है, 3 नाइट्रोजन क्षार है CCA। तो आप याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो ग्राही भुजन जो है उसके अंतिम छोर पर कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं। तो उसके अंतिम छोर पर जो 3 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं वो क्या होता है, CCA पाए जाते हैं। और क्या होता है, इसके अंतिम छोर पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल समूह होता है। कौन सा समूह होता है, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह होता है, हाइड्रोक्सिल समूह। अब यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार का जोड़ा है, यहाँ भी नाइट्रोजन क्षार का युग्म बन रहा है, यहाँ भी नाइट्रोजन क्षार का युग्म बन रहा है। लेकिन जो लूप जो है, इन लूप में क्या होता है, ये अतिरिक्त लूप कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा आर्म, अतिरिक्त लूप या अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त लूप, ये एक्स्ट्रा लूप जिसे कहते हैं, एक्स्ट्रा लूप, अतिरिक्त लूप। तो यहाँ क्या नाइट्रोजन क्षार का क्या होता है, युग्म बनता है। लेकिन जहां जहां का लूप है, इन लूप में क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार का युग्म क्या होता है, नहीं बनता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो ट्रांसफर आने की जो संरचना है, जो प्रारूप है, जो इसे क्लोवर रिंग प्रारूप कहा जाता है, हॉली के द्वारा दिया गया था। और इसमें जो है आपका जो D5 लूप है, इसमें 7 नाइट्रोजन क्षार युग्म पाए जाते हैं। और यहाँ डीएचओ में क्या होता है, 8 से 12 क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, क्षार युग्म आपको पाए जाते हैं। और यहाँ जो प्रतिकूल है, यहाँ भी जो है आपका 7 नाइट्रोजन क्षार का युग्म होगा। यहाँ भी क्या होता है, आपका 7 जो है नाइट्रोजन क्षार का युग्म होता है। और यहाँ आपका जो है अंतिम सिरे पर जो है, यहाँ क्या होता है, प्रतिकूल पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, जो mRNA में उपस्थित फूड से क्या करता है, फूड से आपका जोड़ा बनाता है, नाइट्रोजन क्षार का युग्म बनाता है। और नाइट्रोजन क्षार का जब युग्म बनता है तो एमिनो अम्ल जो है सक्रियण होता है। और एमिनो अम्ल का सक्रियण कहाँ होता है, एमाइनो एसिड डीआरएनए सिंथेज के द्वारा आपका जो है डीएचयू लूप, जिसे डाइहाइड्रोयूरिक लूप कहते हैं, यहाँ होता है। सक्रियण के पश्चात जो है एमिनो का स्थानांतरण होता है ग्राही ऊर्जा में, और होने के बाद स्थानांतरण होने के बाद अब क्या हो रहा है, इतने सारे आपके एमिनो अम्ल जो है, एमिनो अम्ल जिसे कहते हैं, एमिनो अम्ल जो है एक दूसरे से किससे जुड़े जाते हैं, किस बंध के द्वारा, पेप्टाइड बंध के द्वारा। से एमिनो अम्ल जो है किससे जुड़ रहे हैं, एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल से पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ता है। किसके द्वारा जुड़ता है, पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ता है। इसको कहते हैं पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ता है। और ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बंध मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बहुत सारे मिलकर आप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। और पॉलीपेप्टाइड से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। पॉलीपेप्टाइड से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आज हमने पढ़ा ट्रांसफर आरएनए की संरचना के बारे में, कि ट्रांसफर आरएनए का प्रोटीन निर्माण में क्या भूमिका होती है, उसका क्या रोल होता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। हॉली ने दिया था आपका ट्रांसफर आरएनए के प्रारूप के बारे में, इसकी संरचना
प्रतिकूट लूप, या जिसे हम क्या करते हैं एंटी कॉर्डन लूप भी करते हैं। क्या करते हैं? एंटी कॉर्डन लूप। तो हमने ट्रांसफर आने की संरचना के बारे में आज अध्ययन किया। अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होगा।